बाबा रामदेव हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मीडिया उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन इस बार मीडिया पीछे नहीं पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ गया है। रामदेव बाबा पर सुप्रीम कोर्ट ने फॉल्स क्लेम के लिए 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि क्या ये वही कंपनी है जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 45,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये जो कंपनी है 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर लेगी। फिर जो कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट फाइन क्यों लगाना चाहती है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या बाबा रामदेव और पतंजलि मिलकर हमारे साथ स्कैम तो नहीं कर रहे? अगर आप यही जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पतंजलि को समझने से पहले इस कंपनी को समझने की जरूरत है। देखो, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें एक बाबा का नेटवर्थ 10,000 करोड़ है। एंड टेल मी वन थिंग, क्या आप किसी बाबा को जानते हैं जिसकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो? बस एक ना, पतंजलि। आज तक बस रामदेव बाबा ही बिजनेस का असली कोड को क्रैक कर पाए हैं। जब 2006 में पतंजलि आयुर्वेद को शुरू किया गया था, उस टाइम इंडिया में बाबा रामदेव ऑलरेडी योग गुरु के छवि में फेमस हो चुके थे और उन्होंने बहुत ही स्मार्टली इंडिया के अनटैप्ड आयुर्वेदिक वेलनेस और नेचुरल प्रोडक्ट की मार्केट में एंटर किया, और वो भी 2 इरादों के साथ। पहला, आयुर्वेदिक मेडिसिन को सस्ते दामों में दिया जाएगा, और दूसरा, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश की जाएगी। और आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन नेशनलिज्म, आयुर्वेद और योगा को अपनी पिलर बनाकर पतंजलि ने फाइनेंशियल ईयर 2017 में 350 करोड़ का तो बस शहद ही बेचा था। 407 करोड़ का आटा और तो और दंत क्रांति 1000 करोड़ की ब्रांड है विद द मार्केट शेयर ऑफ 8.6%। अब आपको लग सकता है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? तो मैं बता दूं आपको कि आज से 8 से 9 महीने पहले बाबा रामदेव ने एक सेमिनार में एक स्टेटमेंट दी कि जैसे उन्होंने अपने कंपनी के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में एमएनसी कंपनी को धरती में गाड़ दिया था, वैसे ही वो एलोपैथी को धरती में गाड़ देंगे। अब एलोपैथी और बाबा रामदेव की दुश्मनी के बारे में तो हर कोई जानता है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह डाला कि एलोपैथी लोगों को और भी ज्यादा बीमार करती है। और मई 2021 में तो बाबा रामदेव ने यह तक कह डाला था कि 1000 डॉक्टर तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना से मर गए थे। इसके बाद तो लोगों का जो एलोपैथिक से विश्वास था वो उठने लगा, और यहां तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो डॉक्टर हैं वो कोरोना की दवाई तक नहीं बना पाए, और वो दवाई रामदेव बाबा ने ढूंढ दी। ये तो बस एक किस्सा है। अगर आप इंडिया टीवी पे उनका शो देखेंगे, योगा के रंग और स्वामी रामदेव के संग, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्लेम तो वो हमेशा करते रहते हैं। कहीं वो डायबिटीज, कहीं वो शुगर, हार्ट अटैक, हार्निया, हर चीज की दवाई है उनके पास। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे फॉल्स क्लेम करना ड्रग और रेमेडिक एक्ट 1954 के अंडर इलीगल है, और बाबा रामदेव के पास तो कोई आयुर्वेद की डिग्री भी नहीं है। और नॉर्मली ऐसे फास्ट केस में 1 साल तक का जेल भी हो सकती है। लेकिन हे द ट्विस्ट, बाबा रामदेव बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ड्रग एंड रेमेडिक एक्ट 1954 के अंडर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इनफर्टिलिटी जैसे 54 डिजीज लिस्टेड है, जिसको हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसको बस हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं। लेकिन जब भी बाबा रामदेव इन सभी के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही स्मार्टली अपने डाइट, मेडिसिन, योगा के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। अब मान लो कोई डायबिटीज पेशेंट है, उनके बात से प्रभावित होकर उनको मेडिसिन खाने लगता है और वो ठीक नहीं हुआ, तो ये लोग ये बोल देंगे कि हमारी दवाई तो ठीक है, तुमने ही योगा और डाइट प्लान फॉलो नहीं किया, अब गलती तुम्हारी है, हमारी नहीं है, तो तुमको ही भुगतना पड़ेगा। और ऐसे क्लेम के अगेंस्ट हम लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते, और इस क्लेम के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने के लिए हमें ऐसा क्लेम चाहिए जहां पर एक ड्रग की ही बात हो। और बस यही नहीं, एक और बहुत बड़ा लूप होल है जिसके चलते बाबा रामदेव के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। असलियत में बाबा रामदेव जो है वो पतंजलि के ओनर तो है ही नहीं, उनके पास 1% भी शेयर नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, पतंजलि के जो असली ओनर है वो है आचार्य बालकृष्ण, जिनके पास कंपनी का 94% स्टॉक है। इसका मतलब यह है कि बाबा रामदेव कंपनी का बस एक फेस है। बाबा रामदेव तो बस प्रोडक्ट के बिहाफ पर ही बात कर रहे हैं, यहाँ पतंजलि कहीं पे भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ पर केवल हमारा फास्ट क्लेम ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट के साथ भी है। पिछले साल उत्तराखंड ने पतंजलि के 5 ड्रग को बंद कर दिया था। नेपाल के ड्रग रेगुलेटर ने पतंजलि के दिव्या फार्मेसी को ब्लॉक लिस्टेड कर दिया था क्योंकि उसने WHO का जो स्टैंडर्ड है उसको मानने से इनकार कर दिया था। बात बस यही तक खत्म नहीं होती है, ग्लूकोमा के लिए 2022 में साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड एडवर्टाइजमेंट भी किया गया था, लेकिन चेक करने के बाद ये पता चला कि उसमें ज्यादातर जो मेडिसिन है वो क्लिनिकल ट्रायल के रजिस्टर तक नहीं थी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात यह है कि बाबा रामदेव के खिलाफ टोटल 100 से भी ज्यादा जो केस है वो रजिस्टर्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड।
अब इन केसेस, बैन, एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स क्लेम के बावजूद भी कोरोना के टाइम बाबा रामदेव ने पतंजलि के 25 लाख कोरोना किट बेची थी, और वो भी 250 करोड़ में। है ना शौकीन बात। अब इन सब एडवर्टाइजमेंट के बाद ये सब तो क्लियर है कि पतंजलि मॉडर्न साइंस डॉक्टर के खिलाफ जाना चाहती है, लेकिन इंडियन मेडिकल साइंस एसोसिएशन के 32,500 डॉक्टर के पास भी एक एजेंडा है, और वो है बाबा रामदेव को अप्रोच करना। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पतंजलि का एजेंडा तो कमजोर पड़ गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दी है कि पतंजलि और बाबा रामदेव अगर मिसलीडिंग एड बंद नहीं किए तो उनके हर प्रोडक्ट पर जो क्योर क्लेम करती है उन सभी पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े रिएक्शन से ये तो तय है कि पतंजलि के जो एडवर्टाइजमेंट और एजेंडा है उससे सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है, क्योंकि ये बार बार पेशेंट को मॉडर्न साइंस डॉक्टर और मेडिसिन के खिलाफ भड़काते रहे हैं। लेकिन रामदेव बाबा इस पेनल्टी के रिप्लाई में एविडेंस और फैक्ट देने के बजाय उन्होंने एक ड्रामेटिक रिप्लाई दे दिया है, और उन्होंने ये कहा कि वो डेथ पेनल्टी लेने के लिए भी तैयार है और वो 100 करोड़ के पेनल्टी से भी नहीं डरते हैं। अब उनके स्टेटमेंट से ये तो कंफर्म हो गया है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट और फॉल्स क्लेम में कोई चेंज नहीं लाने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इससे भी ज्यादा पेनल्टी लगा सकती है, ये तो बाद में पता चलेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।